हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कैसे हो? हाँ, बढ़िया सर। आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ एकदम। अभी क्या चल रहा है आपका? सर अभी तो वही थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, वापस से इंटरव्यूज के वही वही। लिए। हाँ ओके। तो अभी आपकी विशाल इस बार गेट 2026 में कितनी रैंक आई है? सर, 117। 117, 117। 117। ओके, तो ये तो बढ़िया रैंक है आपकी। तो अभी क्या टारगेट कर रहे हो आप? पीएसयूज आपका फर्स्ट टारगेट है कि आपका एम टेक इन आईटीज? नो सर, PSU फर्स्ट टारगेट है। ओके, पीएसयूज आपका फर्स्ट टारगेट है। तो अभी कौन कौन से पीएसयूज टारगेट में है आपके, चॉइस में है सर, आपके? सबसे पहले तो सर वो PGCL सोचा हूँ क्योंकि पैकेज ज़्यादा होता है। फिर ओके। उसके बाद कई सारे इसरो हो गया, बार्क, ये सब भी सोचा हूँ कि जिसमें ओके, हो जाए। इसरो हाँ पीएआरसी है ना? हाँ। चलो बढ़िया है। तो इसके लिए आप अपने तैयारी स्टार्ट कर दी है अभी, है ना, अभी से ही? यस सर। अभी तो सारा सिर्फ नोट्स रिवाइज कर रहा हूँ। ओके। तो हाँ। नोट्स के साथ साथ ये करना है आपको कि नोट्स को जब भी आप रिवाइज करो तो वहां पर आपको ये ध्यान करना है कि जब आपको क्लास में टीचर पढ़ा रहे थे तो पढ़ाते समय कई बार किसी की पॉइंट पर बहुत फोकस किया जाता है कि ऐसा चीज इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो मैं हम्म, क्लास में मैं भी जब पढ़ाता हूँ तो स्पेसिफिकली कोई ऐसा पॉइंट आता है, हाँ मुझे लगता है कि इंटरव्यू में इस टाइप की चीजें पूछी जा सकती हैं, तो वहाँ पर मैं हम्म, स्ट्रेस करता हूँ। तो उन चीज़ों को आपको थोड़ा रिकॉल करना है और वहाँ पर ज़्यादा आपको फोकस करना है किसी भी इंटरव्यूज के लिए, चाहे वो पीएसयूज के लिए हो, अगर वहाँ पर टेक्निकल इंटरव्यू होने वाला है, और या आप एम टेक के इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं तो उसमें भी वही की पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राइट। सर मैं जब नोट्स बनाता था उस समय तो लिख देता था कि मतलब ये इंटरव्यू स्पेसिफिक, जैसा हिंदी में होता नहीं है साइड में, तो राइट। इसलिए वो हेल्पफुल रहता है। ऐसे अगर वो समझ नहीं आया तो उसी वीडियो देख लो, तो अच्छा अच्छा, दिक्कत तो नहीं ये तो होती है। बहुत अच्छा आइडिया है हाँ। क्योंकि कई बार टीचर उस टाइम पर कुछ बोल रहे हैं और वही हम्म। हमने साइड में लिख लिया तो हमारे लिए हेल्पफुल हो जाता है, हाँ। क्योंकि बार बार वीडियो देखने से बच जाते हैं अगर वो हमारे नोट्स में इंडिकेटेड है कहीं पर भी किसी पोर्शन में। तो ये तो बहुत जैसे अच्छा स्ट्रेटेजी है आपका ये। कुछ, जैसे सर कुछ CBSE स्पेसिफिक बता रहे हैं, तो वो हाँ, साइड में ESC लिख लो कि हाँ जब ESC का होगा तभी वो। मतलब जो भी एक इन्फॉर्मेशन टीचर प्रोवाइड कर रहा है क्लास में उसको साइड में लिख हाँ। लो कि यस टीचर सर। ये बोल रहे हैं कि ये गेट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, गेट के सिलेबस में नहीं है, बट ईएससी में है। तो वहाँ पे लिख लिया जिससे आपको ये समझ में आ जाए जब आप रिवीजन कर रहे हैं कि इस एग्जाम के लिए ये आता है, इस एग्जाम में नहीं आता है, यहाँ इम्पोर्टेंट है, यहाँ कम इम्पोर्टेंट है। तो यस ये सर। बढ़िया स्ट्रेटेजी है आपका। बाकी आपने हाँ किस बैच में एनरोल किया था, किस बैच में आप पढ़े थे यहाँ सर, पर? पराक्रम 2.0 गेट प्लस ESC गेट प्लस 1 ईयर ईएससी। बैच। यस सर। 1 ईयर बैच, पराक्रम हाँ बैच में, ठीक है। हाँ। और टेस्ट सीरीज लिया था आपने इसमें? सर उसी के साथ जो टेस्ट सीरीज था वही किया था, और एक सुपर 1500 रैंकर्स बैच था, तो उसमें ओके, वो PW का ही था वो। समझ वही। गया। हाँ। तो वो तो आपने है ना पराक्रम बैच लिया होगा और उसके साथ आपने इन्फिनिटी प्लान लिया होगा, इन्फिनिटी हाँ। प्रो, है ना? यस सर। है ना? तो वो उसमें आपको ये मेंटरशिप भी मिल जाता है, उसमें आपको इंटरव्यू का गाइडेंस भी मिल जाता है, अलॉन्ग विद दैट टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है और सुपर 1500 बैच भी मिल जाता है। हम्म, अच्छा, ये है। तो जैसे कि ये जो बैच आपने लिया, ठीक है, प्रो, तो मैं ये जानना चाहता हूँ जो बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना कि खास बात क्या आती है। जैसे जैसे मैं जनरली बोलता हूँ जब भी मैं कोई ओरिएंटेशन सेशन ले रहा हूँ कि बच्चों से कि भाई खजाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यस तो सर। उसी तरीके से आपके लिए ऐसी क्या चीजें थी, जैसे क्लास देख रहे हो आप, टेस्ट सीरीज देख रहे हो, तो क्या आपको बहुत ज्यादा पसंद आया, स्पेशल फीचर्स एटसेट्रा? सर मेरा पर्सनल ये POV है कि जैसे खजाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक जैसे है। पहले भी मैं बहुत लोग को देखा हूँ, तो खजाना जैसे उसमें एक तो सबसे पहला फायदा होता है कि जितने भी टीचर हो गए, प्रोफेसर, उन सारे के रिकॉर्डेड लेक्चर है होते हम्म हैं। अगर कोई कॉन्सेप्ट किसी स्पेसिफिक सर से आपको समझ नहीं आ रहा हो, तो आप किसी या कोई टॉपिक तो आप दूसरे सर से रेफर कर सकते हो। फिर हम्म उसके साथ सारे मटेरियल्स भी आते हैं, फिर वन ऑन वन मेंटरशिप जैसे मैं बहुत बार यूज किया हूँ। जैसे कई हम्म। सारे मोमेंट आते हैं जब आप डाउट होते हो कि ये सब्जेक्ट स्टार्ट करूं या ये सब्जेक्ट स्टार्ट करूं। कभी कभी हेक्टिक हो जाता है कि हाँ एक ही दिन तीन तीन क्लास है। फिर कभी कभी आपका एग्जाम में अच्छे स्कोर नहीं आ रहा हो, तो उसी समय मेंटरशिप हेल्प करता है। ओके, तो आपको मतलब दो चीज सबसे ज्यादा पसंद आई, एक तो खजाना, जो कि हाँ। मुझे भी बहुत पसंद है। मतलब अब मैं अगर एज अ टीचर मुझसे कोई पूछे ये कि मुझे यहाँ पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा क्या चीज अट्रैक्ट करती है तो वो खजाना करती है, क्योंकि वही है ना कि बच्चे को
जो भी परेशानी आ रही है उन परेशानियों में से मैक्सिमम परेशानी खजाना के थ्रू ही रिजॉल्व हो जाती है। यस सर। और आपने जो मेंटरशिप का बताया, ये बहुत स्पेशल बात बताई आपने, क्योंकि इस पर मैंने कभी फोकस नहीं किया एज अ स्टूडेंट बन के, है ना, कि ये बहुत अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि ये बिल्कुल होता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। कई बार आप डाउन फील कर रहे होते हैं, डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, या आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि सपोज 3 सब्जेक्ट एक साथ चालू हो गए, क्योंकि ईएससी का भी आपने लिया हुआ है, तो कई बार 2 सब्जेक्ट गेट के हैं तो एक ईएससी का साथ में डाल दिया। अब एज अ स्टूडेंट आपको ये समझ में नहीं आ रहा उस टाइम पर कि मैं तीनों सब्जेक्ट करूं, वो ज्यादा बेटर है कि मैं 2 सब्जेक्ट ही पढ़ लूं। तो ये टीचर से कनेक्ट होने के बाद और उस टाइम की आपकी जो सिचुएशंस हैं और जो टाइमिंग है, सपोज वो अक्टूबर मंथ है कि दिसंबर मंथ है कि जनवरी है, उसके अकॉर्डिंगली वो गाइडेंस प्रॉपरली मिल जाता है। ये बहुत अच्छी यस बात सर। बताई आपने। तो तो अच्छा ये जैसे पर्सनलाइज मेंटरशिप हो गया ना, जैसे अब बहुत सारे यूट्यूब में भी सर समझाते हैं, लेकिन वो जनरलाइज हो जा सकते हैं। लेकिन हाँ अगर बिल्कुल, मेंटरशिप में तो ओबियसली है, ये बात से तो मैं भी बहुत ज्यादा सहमत हूँ, क्योंकि जब मैं यूट्यूब सेशन लेता हूँ तो मैं एक जनरल वे में बच्चे को समझा रहा हूँ, तो जिसमें मैं एक मेजॉरिटी बच्चों को लेके चल रहा हूँ, जिसमें शायद 50% बच्चे फिट हो जाएंगे। लेकिन एक्चुअली वही होती है ना कि किसी एक की बीमारी जो है और एक का जो शरीर है, उस पर वही दवा काम नहीं करेगी जो किसी और को आप दवा दे रहे हो। तो हर बच्चे की एक अपनी यूनिक मतलब परेशानी है, यूनिक सिचुएशन है और यूनिक स्ट्रैटेजी है पढ़ने की। कोई बच्चा सुबह पढ़ना पसंद करता है, कोई शाम को, या मतलब रात में पढ़ना पसंद करता है। किसी बच्चे पर लॉन्ग आवर्स पढ़ाई आसानी से हो जाती है, कोई ज़्यादा लंबा नहीं पढ़ पाता। तो ये बिल्कुल पर्सनल मेंटरशिप में बहुत एडवांटेज मिलता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आती है जो मतलब जनरली स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है डाउट, कि जब वो प्रिपरेशन करे, क्योंकि आपकी एक अच्छी डिसेंट रैंक आई है, और इस बार तो खासकर जिनकी बच्चों की रैंक 200 तक भी आई है, तो वो बहुत मतलब मेहनती बच्चे हैं, ये बिल्कुल मान सकते हैं हम। तो 117 जो रैंक है, तो उसको हासिल करने में कई हर्डल्स भी आए होंगे। आप जैसे जब आप टेस्ट सीरीज दे रहे होगे, तो टेस्ट सीरीज के टाइम पर कोई ना कोई हर्डल्स आपको देखने को मिले होंगे। तो उनके बारे में कुछ बताओगे कि क्या हर्डल्स आपको देखने को मिल रहे थे और कैसे आपने उनको ओवरकम किया? सर जैसे एक फेज आया था, जैसे मैंने ऑलमोस्ट दिस जनवरी के स्टार्टिंग में टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर दिया था। तो हम्म। उसके बाद एक कंसिस्टेंटली आपकी मार्क्स ग्रोथ नहीं हो पाता एक पॉइंट के बाद। जैसे हम्म। एक बेस मार्क्स आपका आ जाता है, अराउंड हम्म। 50 के क्रॉस मेरा आ जा रहा था, लेकिन उससे ऐसा एक्सपोनेंशियल इंक्रीज नहीं हो पा रहा था। ऐसा एक हम्म। कांस्टेंट ग्राफ टाइप बन गया था। तो उसी समय ऐसा होता सेल्फ डाउट की इससे ज्यादा, क्योंकि मेजोरिटी स्टूडेंट तो वही 50 to 60 के 55 के बीच में रह जाते हैं। और अगर उससे सिर्फ 5 या 10 मार्क्स ज्यादा ले आओ तो बहुत एक्सपोनेंशियली रैंक इंक्रीज हो जाता है। तो सर उस मोमेंट पे वो मैं टेलीग्राम पे बहुत सारे सर को रीच आउट किया था, पीडब्ल्यू की। तो हम्म। उन्होंने वो बहुत सारे बताया था कि हाँ सिर्फ नोट्स रिवाइज करो, फिर कहीं पीवाईक्यू बुक बनाओ। जैसे सर मैं पर्सनली 2 या 3 बार पूरा पीवाईक्यू बुक बना चुका हूँ, सिर्फ आखिरी ओके। के कुछ महीने में। हम्म। तो सर ऐसे या तो कुछ कुछ लोग होते हैं स्पेशली कि जैसे उनमें रॉ टैलेंट होता है। अब कुछ कुछ बार बार एक ही चीज प्रैक्टिस कर करके उसमें आप अच्छा कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से वही कि अगर बेसिक अगर आपका सही हो, कंसिस्टेंट हो, तो मार्क्स इंक्रीज हो जाता है। और जैसे सिद्धार्थ सर हो गए, फिर चंदन सर, पंकज सर, सभी को मैं वो टेलीग्राम पे मैसेज किया था, वो लोग भी बताए थे कि हाँ ऐसा करो। तो उनसे आखिरी में मेरा मार्क्स, मेरा मतलब टेस्ट सीरीज क्योंकि हल्का सा तो हार्ड होता है, तो गेट में मेरा 65.33 है, और ऐसा उतना कभी आया नहीं था टेस्ट सीरीज में। ओके। हाँ, तो ऐसा बार बार टेस्ट सीरीज देने से आखिरी में एंड रिजल्ट अच्छा हुआ। ओके। ओके, वेरी गुड। तो विशाल, अपने है ना, आप है ना कॉलेज के बारे में बताइए, जैसे आप किस कॉलेज से बीटेक किया आपने? सर ट्रिपल आईटी है रायपुर। ट्रिपल आईटी नया रायपुर। हाँ। ओके, वेरी गुड। तो आप ट्रिपल आईटी से हैं, तो आपके लिए ये रैंक लाना मतलब थोड़ा आसान हो गया होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि सेमेस्टर में भी आपको काफी अच्छा पढ़ने के लिए मजबूरी में पढ़ना पड़ता होगा कई बार, यस सर डिफिकल्ट मेरा। पेपर्स सेट हाँ, होते होंगे। लेकिन तब भी ऐसा कॉलेज एग्जाम थोड़ा वैसा हो जाता है ना कि आखिरी के कुछ दिन पढ़ के हो जाता था मेरे कॉलेज में। तो क्योंकि मेरा सीजीपीए अच्छा मेंटेन है, 8.8 है, तो आखिरी के कुछ दिन में मेरा हो जाता था। तो इसलिए कभी उतना ध्यान नहीं दिया आखिर में। लास्ट के 1 1.5 साल गेट पे ही अच्छे से फोकस किया। कॉलेज ओके। के मतलब एग्जाम वीकली या मंथली मिड टर्म हो गए, वो सबसे हेक्टिक हो जाता था, लेकिन वही टाइम मैनेज करना मेन होता है। तो जैसे आपके कॉलेज में आपके फ्रेंड्स रहे होंगे, तो सबका स्ट्रेटेजी यही रहता है कि लास्ट में ही पढ़ लो, जो इंजीनियर की एक मतलब एक वो बन गई है एक पहचान की, जो
लास्ट के 2 दिन में 3 दिन में पढ़ के भी एग्जाम निकाल दे, वो है इंजीनियर। यस सर, हो जाता है। मतलब कुछ लोग होते हैं जो कंसिस्टेंटली हर समय पढ़ते हैं। हाँ। मतलब पढ़ना भी चाहिए, लेकिन आखिरी में हो जाता है, अगर सिर्फ वो ओ, कॉलेज का है, बस मार्क्स लाना है एग्जाम में। ओके ओके, हम्म। बढ़िया है। और कोई ऐसी कोई चीज जो आप पूछना चाहें मुझसे, कुछ भी आपकी कोई क्वेरीज हो? सर जैसे हर साल पीएसयू रिलेटेड ऐसा न्यूज आता है कि इस साल कम हो जाएगा हायरिंग, तो वैसा कुछ ऐसा स्टेटिस्टिकली दिखता नहीं है, तो ऐसा सच में हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ये पूरी एक रैंडम प्रोसेस रहती है मेरे हिसाब से। जो मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है उसमें मैंने यही देखा है। होता क्या है, सब चीजें डिमांड एंड सप्लाई पर चल रही होती हैं। और किसी भी सेगमेंट में अगर डिमांड आती है तो उनको उसके रिक्रूटमेंट करने होते हैं। अब जैसे हम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें, तो अब आप एक चीज सोचो कि इसको अगर हम आज से 10 साल पहले लेके चले जाएं तो उतनी ह्यूज वैकेंसीज एकदम से नहीं आती थी। अब एकदम से वैकेंसीज आती हैं। इसके ठीक विपरीत पहले चले जाएं तो हम बीएसएनएल में बहुत वैकेंसी आती थी। मतलब एक समय था जिसमें बीएसएनएल का एक जेटीओ एग्जाम होता था अलग से, जिसमें 2-2 3-3 हजार वैकेंसीज आती थी। 2009 की हम बात करें, मतलब 2009 में जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर बीएसएनएल में जो निकलता था, ईसी ब्रांच में बीटेक में बच्चा एडमिशन उसी के लिए लेता था कि जेटीओ आएगा, मैं जेटीओ बन जाऊंगा। और 3-3 हजार वैकेंसीज आती थी। अब आप उससे कंपेयर करो तो 3 हजार तो आज टोटल वैकेंसीज नहीं आती हैं, अगर आप 2-3 ब्रांच को मिला लो और सारे पीएसयूज को मिला लो, तो ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं है। अब कई बार क्या होता है, अब एट प्रेजेंट क्या होता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में बहुत ज्यादा आती है, वो भी स्पेसिफिकली ईसी वालों के लिए। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि ईसी ब्रांच सुपीरियर हो गया मैकेनिकल से, या सब में अपना एक डिमांड चल रहा होता है। कभी किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ज्यादा वैकेंसीज आ जाती हैं, किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में इंजीनियरिंग सर्विसेज की वैकेंसीज बढ़ जाती हैं, किसी और में कम आ जाती हैं। राइट। और इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल कोर जैसे आपके जो डिपार्टमेंट है, पावर ग्रिड, उसमें ज्यादा वैकेंसी आ जाती हैं। तो ऐसा कोई स्टैटिक्स नहीं बोल सकते हम कि इस साल इस पीएसयू में वैकेंसीज कम आने वाली है, ज्यादा आने वाली हैं, या पीएसयूज गेट से विड्रॉ हो गए, अलग हो गए। कई नए जुड़ते हैं तो कई हट जाते हैं, कोई इस बार गेट के थ्रू कंडक्ट कर लेता है, कोई अलग से कंडक्ट कर लेता है। तो ये सारे समीकरण जो रहते हैं वो ईयर बाय ईयर चेंज होते रहते हैं, डिपेंड करते हैं उनके कैसे एमओयू साइन हो रहे हैं, या कैसा कोलोबरेशन हो रहा है आईटीज का पीएसयूज का, या पीएसयूज के अंदर कितनी डिमांड आ रही है, कितने रिटायरमेंट हुए। इवन दो अगर रिटायरमेंट भी हुए हैं तो प्रेजेंट सिचुएशंस को देखते हैं मार्केट की। अब जैसे आज आप प्रेजेंट में देखते हैं कि मान लो ऑयल की मार्केट अगर हम देखें तो उसमें काफी चीजें या खलबली मची हुई है ऑयल की मार्केट में। तो अब ओबियसली उस चीज का बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है ऑयल रिलेटेड जो भी आपके सेगमेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ओबियसली इन दैट केस क्या होता है कि जब ऐसी सिचुएशंस होती हैं, उनका कहीं ना कहीं मार्केट की जो सिचुएशंस है उनका इम्पैक्ट हमारे पीएसयूज पर पड़ता है, क्योंकि पीएसयूज मार्केट ड्रिवन चीज है। ठीक है, अगर आप एक चीज देखें, जैसे मान लो एक डिपार्टमेंट ले लें हम पुलिस, एक ले लें हम एजुकेशन, तो यहाँ पर आपकी जो वैकेंसीज है, रिक्रूटमेंट है, वो एक रेगुलर टाइप के रहते हैं, क्योंकि ये बहुत मार्केट ड्रिवन ऐसे नहीं है। क्योंकि भाई बच्चा तो पढ़ेगा ही, उसको सर्विस देनी है, बैंक है, तो बैंक भी बहुत ज्यादा मार्केट डिपेंडेंट तो होती है, लेकिन फिर भी एक कांस्टेंट आपके रिक्रूटमेंट टाइप के चल रहे होते हैं। या पुलिस विभाग है आपका, तो उसमें भी चल रहा होता है। मतलब क्योंकि उसमें भाई भाई लोगों की पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के लिए एक सुरक्षा प्रोवाइड करना है, तो ओबियसली वो होता रहेगा। और नो डाउट वो चीजें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पे डिपेंड कर रही होती है, कितना कोई स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है तो वो कितना कर रहे हैं। बट अगर हम पीएसयूज पे अपने चले जाते हैं इधर, जो हमारे जैसे बीएचईएल हुआ, बीईएल हुआ, डबल एआई हुआ, बीएल हुआ आपका, बीएआरसी, इसरो, अब ये डेफिनेटली आपके मार्केट ड्रिवन भी हैं, डिमांड ड्रिवन भी हैं, और रिसर्च ड्रिवन भी हैं। तो लेकिन बीएआरसी और इसरो ये कंसिस्टेंटली आपकी जॉब निकालते हैं, क्योंकि ये उतना मार्केट पर वो निर्भर न रहते हुए अपने एक उस पर रहते हैं कि इतनी इनकी फंडिंग है, उस फंडिंग पर ये काम कर रहे हैं, इतना कॉन्स्टेंटली इनको वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट है, और इतना इनको काम मिल रहा है। जैसे हमारा सैटेलाइट लॉन्चिंग है जिसमें हम वर्ल्ड वाइड और भी कंट्रीज की कर रहे होते हैं, तो वो भी इसलिए हमारे पास पैसा आ रहा होता है। तो वो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं उस चीज का यूज कर रहे होते हैं। तो ओवरऑल अगर इस पे अपन कमेंट करें तो इन सब बातों को मैंने इसलिए किया, इससे एक बच्चा जो भी इस वीडियो को कल के दिन देखता है तो उसको ये चीज समझ में आए क्लैरिटी के साथ कि ये सारी जो चीजें होती हैं कई बार जब भी कोई पीएसयू उसमें वैकेंसीज बहुत ज्यादा आ जाती हैं तो
यूट्यूब पर हम वही चीज का बहुत हल्ला देखने लगते हैं और इतनी ह्यूज वैकेंसीज आई, कभी थोड़ी कम हो जाती हैं तो वही डाउन हो जाती हैं। तो ऐसा कोई सिचुएशंस नहीं है, कम ज्यादा होते हैं। और कई बार ऐसा होगा कि पता पड़ा एक साल बहुत खराब निकल गया, स्टूडेंट से सोचेगा इस बार पीएसयू, और पता पड़ा अगली साल बहुत वैकेंसीज आ गई एकदम से, तो उस टाइम पर वो रिग्रेट करेगा एकदम से कि ये क्या हो गया। जैसे मैं डबल एआई का एग्जांपल दे रहा हूँ, 2025 के गेट के थ्रू इतनी अच्छी वैकेंसीज आ गई तो बच्चे बड़े खुश हो गए। और एट द सेम टाइम अगर किसी एक ईयर में उसके थ्रू वैकेंसीज ना आए तो बच्चा दुखी हो जाएगा स्टूडेंट कि अरे वैकेंसीज ही नहीं आई हमारे लिए। तो ये सब चीजें एक रैंडम प्रोसेस है, आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बट ऑन एन एवरेज किसी एक डिपार्टमेंट में अगर एक पीएसयू में कम हुई या नहीं आई तो किसी दूसरे में आ गई होंगी वैकेंसीज, ये सीन रहता है आपका। ठीक है विशाल? ठीक है, तो ये विशाल के साथ हमारा एक छोटा सा एक इंटरेक्शन था, है ना, आफ्टर गेट एग्जामिनेशन। और इन्होंने जो रैंक हासिल की, ये पीडब्ल्यू के हमारे स्टूडेंट रहे हैं, और इनके अचीवमेंट के लिए इनको बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। और मैं चाहूँगा कि आप में से जितने बच्चे अगर इस वार्तालाप को अगर देख रहे हैं तो डेफिनेटली इससे एक मोटिवेशन लें, और विशाल की तरह नेक्स्ट ईयर होपफुली कि आप मेरे साथ बैठे हों, है ना। और उनमें से कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो बैठे होंगे सामने और शायद मेरी क्लास अटेंड भी किए होंगे। ठीक है, चलो तो फिर नेक्स्ट किसी सेशन में मिलते हैं किसी और कैंडिडेट के साथ, कुछ और इनसाइड स्टोरी और इनसाइड उनके जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उनके साथ मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट एपिसोड में। ओके विशाल, बाय थैंक बाय। यू।